Hello, aspirants. Welcome to our YouTube channel Adhan Pat, and today we will start with our chapter 5, that is the governance system. और अब तक जितनी बार भी गवर्नेंस सिस्टम टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जितनी बार भी आए हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. और हमें इसे वैसे ही यूज करना है जैसे आपने अभी पहले की वीडियोस को यूज किया है. मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर नोट करके अपने आंसर्स को इससे मैच करेंगे जो मैं आंसर बताऊंगी. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. Which one of the following best defines the term state? यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट, यहाँ पे फोर ऑप्शन से स्टेटमेंट्स हैं जो बेस्ट डिफाइन करते हैं स्टेट को. उससे हम उसका वो हमें आंसर बताना है. ठीक है, तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा पॉज करके. इसका आंसर है ए. A community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. ये इसका आंसर है. लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि वो रॉन्ग क्यों है. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority. Authority, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है. तो यहाँ पे ये आंसर, ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है. नेक्स्ट, the number of person who have been living in a definite territory of for a very long time with their own culture. देखो, इंडिया इज अ डाइवर्स कल्चर. इस इंडिया का जो कल्चर है वो डाइवर्स इन नेचर है. तो यहाँ पे सिर्फ अपने अपने नहीं है, काफी बार है हाँ, लोग अपने अपने कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने ही कल्चर में रह रहे हो. ठीक है, तो इसीलिए. नेक्स्ट, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी. कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है. एन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिटरी, मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे उस सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर ज्यादा है, वहां पे ये बात चल रही है. लेकिन ऐसा नहीं है. स्टेट क्या होती है? इट इज अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. ये इसका आंसर है. अगर हम थोड़ा सा बेसिक्स देखें तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? गार्नर ने. गार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, परमानेंटली ऑक्यूपाई करते हैं एक डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी को, इंडिपेंडेंट और नियरली सो, किससे? एक्सटर्नल कंट्रोल से, possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. ये बस इसमें एडेड था. ये गार्नर ने एक स्टेटमेंट दी थी. अगर हम टर्म जो स्टेट है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ स्टडी है किसी भी पॉलिटिकल साइंस का. सेंटर ऑफ स्टडी क्या है? स्टेट है. और इसके फोर एलिमेंट्स है, फोर मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स है. और इससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस ऑप्शंस इसी एलिमेंट से बन जाते हैं, राइट? तो हमें ये जरूर पता होने चाहिए. आपके हिसाब से एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? ठीक है, आप वो सोचो. और उसके एलिमेंट्स ये हैं, फोर मेजर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है. फर्स्ट इज पीपल. अभी हमने बात करी कम्युनिटी ऑफ अ पीपल, तो पीपल दैट इज द कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली लिविंग देयर. सेकंड है गवर्नमेंट. हमने वहां पे गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट की भी बात करी है. ठीक है. थर्ड है टेरिटरी. ऑब्वियस, जहां पे वो डेफिनाइट टेरिटरी, जहां वो रह रहे हैं. ठीक है, टेरिटरी, डिमार्केटेड बाउंड्री है वो, दैट सेपरेट्स वन स्टेट फ्रॉम द अदर. फिर है फोर्थ, सोवरेनिटी. ये नहीं आता. इट हैज इंडिपेंडेंट इन ऑल डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये फोर बेसिक, ये फोर मेजर एलिमेंट्स है किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. With reference to sovereignty of India, which of the following statement is are correct? India is a member of Commonwealth of Nations. Sovereignty of India is curtailed due to its membership of Commonwealth of Nations. अब इसमें पहला है कि इंडिया एक ऐसा मेंबर है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस. ठीक है. सेकंड, जो इंडिया की सोवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है ड्यू टू द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. तो इसका आंसर का करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो इसका स्टेटमेंट करेक्ट जो है, इसका आंसर है ए. स्टेटमेंट वन ही सिर्फ सही है. ये बात बिल्कुल सही है कि जो सॉवरेन वर्ड है ना, वो इम्प्लाई ही ये करता है कि इंडिया ना तो डिपेंडेंसी है, ना ही डोमिनियन है किसी अदर नेशन का. वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है.
ठीक है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो यही बताता है, नाइदर नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, ये मतलब है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया की बात। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। अब क्या हुआ था, 1947 में इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। हालांकि हम आजाद हो गए थे, बट इंडिया डिक्लेयर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, और उन्होंने एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो दिस इज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था, ठीक है, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करता। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, वो अफेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो इसका रॉन्ग आंसर है। किसी ने जानबूझ के या जबरदस्ती इम्पोज नहीं किया था ना, राइट। तो अगर वो चाहते इंडिया उस टाइम पे तो वो मना कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसकी सोवरेनिटी को कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, वन ओनली। तो देखना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, इसका स्टेटमेंट बताना है। उससे पहले एक बार ये देख लो कि देर आर मेनली टू टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब ठीक है, हमें पता है टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे कौन किसकी बात कर रहे हैं, एक तो होता है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है पार्लियामेंट्री, एक होता है पार्लियामेंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं पार्लियामेंट्री की। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। और जो इंडिया फॉलो करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो किससे इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। हम किससे इन्फ्लुएंस, बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। मेजर पार्टी रूल होता है। सेकंड, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। और बाकी हम पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed। नहीं, हम डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हमने देखा है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ऑल पार्टी नहीं है, हमारा मेजर पार्टी रूल है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी, पर कहीं ना कहीं क्या होता है, हर मेंबर पीपल से इलेक्टेड नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पास इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हैं। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। तो इसीलिए इसका स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव्ड बाय इट। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। जो ये हमने कहा, एग्जीक्यूटिव इज कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेचर, यही बात हो रही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये भी याद रखें, ये एक फैक्ट आपको मैं बता रही हूँ। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको कैबिनेट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर्स के पॉपुलर हाउस एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट हैज अ सपोर्ट, ठीक है। जब तक उसके पास मेजोरिटी मेंबर का सपोर्ट है तब तक वो है, वरना वो हट जाएगा, तब तक वो पावर में है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल। ये अभी हमने ऊपर बात ही करी थी
जो हमने पार्लियामेंट्री मॉडल है वो किससे, ब्रिटिश मॉडल से लिया है, ठीक है। बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल। अब कहीं ना कहीं हमने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं लिया है, तो देख लेते हैं एक बारी। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम or sovereign. But in India, the power of the parliament to legislate is limited. तो ये आंसर बिल्कुल सही है। अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर होगा both 1 and 2। वो कैसे, अभी देख लेते हैं। जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का प्रिंसिपल है, जो हम ब्रिटिश मॉडल से लिया है, ठीक है। उसमें क्या है कि जो पार्लियामेंट है ना, द सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है वहां पे। जो पार्लियामेंट है वो वहां पे सुप्रीम है, पार्लियामेंट वहां पे सुप्रीम है। तो क्या है, जनरली द कोर्ट कैन नॉट ओवर रूल इट्स लेजिस्लेशन। जो कोर्ट है, दे कैन नॉट ओवर रूल इट्स लेजिस्लेशन एंड नो पार्लियामेंट कैन पास लॉज दैट फ्यूचर पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। वहां पे ऐसा नहीं है, मतलब वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। और इंडिया में ऐसा क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। हम किसके बेसिस पे काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो पावर दी हुई है, कुछ अमेंडमेंट करके हमने ऐड कर दी है। पर लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेड है, उसकी पावर लिमिटेड है। ये नहीं कि पूरी पावर हमने पार्लियामेंट में दे दी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया फॉलोज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वेयर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है। इन इंडिया, इंडिया में क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, हमने पढ़ा था केशवानंदा भारती केस में। इट गिव्स द पावर टू जुडिशियरी टू कर्ब एनी एक्शन। ये क्या होता है, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कहता है, उसमें एक पावर दी हुई है जुडिशियरी को टू कर्ब एनी एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इफ फाउंड कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन ले रहा है ना, तो जुडिशियरी कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट, ये कहते हैं। और ये चीज किस में लिखी है, अंडर आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 एंड 145, शायद 3 है। इसमें ये चीज दी हुई है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है विच कंसिस्ट अराउंड 5 और मोर जजेस ऑफ द कोर्ट एंड विच इज सेट अप टू डिसाइड द सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ। वहां पे अगर कुछ उठ रहा है मुद्दा, तो वो उस चीज पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, हमें अब ये बताना है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट। अभी हमने जस्ट ऊपर, जब हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तब हमने उसमें कहा था कि लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, नहीं, हमने कहा था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग। नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर इंडिपेंडेंट, जब नहीं, जब हमने ऊपर डिस्कस किया कि वो एक दूसरे से रिस्पॉन्सिबल है, एक दूसरे से नहीं, मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है जुडिशरी, तो फिर ये सी भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशियरी, नहीं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव। कैसे, ये बात क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसमें हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगर हमें फीचर्स पता है, तो वी कैन मेक आउट द आंसर्स। मे बी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तब हमें डिसाइड करना पड़ता। तो एक बार हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो है, उसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव is responsible to legislature, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल है, मेजोरिटी पार्टी रूल, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की बात है, ठीक है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, डबल मेंबरशिप, डबल मेंबरशिप, लीडर
Leadership of Prime Minister. Leadership of Prime Minister. Dissolution of Lower House. Dissolution of Lower House. And secrecy of procedure. Of procedure. ये कुछ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके की फीचर्स हैं। देखो अगर क्वेश्चन में कि इनमें से रिलेटेड आता है तो आपको अब क्या होगा, पता होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, जो एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पर कई बार कंफ्यूजिंग के लिए हमेशा ऐसे ही लिखा आता है कि लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ऐसे लिखाएगा, लेकिन नहीं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, तो दिस इज रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है। फिर मेजोरिटी पार्टी रूल है, जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, अभी हमने बात करी थी, जो पीछे हमने बात की थी ना, कि जो जब तक मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उसमें है, उसके साथ है, तब तक वो पावर में है, तो वहां यहाँ पे यही बात चल रही है। फिर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, किसी की रिकमेंडेशन पे, किसी की सजेशन पे जब हम काम करते हैं वो चीज। और नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव, हम यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, किसी एक ही पार्टी, जो मेजर पार्टी रूल है, कहीं ना कहीं उनका मतलब जो उनकी जो पावर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। फिर डबल मेंबरशिप, फिर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। अभी एक पीछे जिसमें स्टेटमेंट था कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, या फिर वो पार्टी खत्म नहीं हो सकती जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है। सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर, तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो आंसर था वो तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर, अब प्रॉपर पार्लियामेंट्री की बात नहीं चल रही, प्रॉपर जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, वो हमें बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बिल्कुल, रिपब्लिक तो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, तो ये सही है। इट हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, ये भी सही है। सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल हमारे प्रियम्बल के फेस में ही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, यूनिफाइड अथॉरिटी मतलब सेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन, और हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन थोड़ी है, तो इसका स्टेटमेंट फोर्थ गलत है, तो ऑल द फोर गलत, फोर भी गलत, और हमें पता है कि जो स्टेटमेंट थ्री है वो बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अब देखो, हम इट इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमें पता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने इन्फ्लुएंस होके किससे ली है, ब्रिटिश मॉडल से। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन पीपल ऑफ इंडिया, ये भी हमें पता है। इट प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी, ये गलत है, क्यों, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जब हमने जो लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात करी थी, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो कहीं यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती ना, तो ये क्यों रॉन्ग है, बिकॉज देयर इज separation, there is separation of power, separation of power between union and state, union and state। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो किस चीज का कंसेप्ट बता रहा है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लीव्स हार्डली अ गैप, तो इसमें जो आंसर है उसका आंसर होगा ए, वेलफेयर स्टेट। द स्टेट इज एवरीवेयर एंड इट हार्डली गिव्स अ गैप। जो वेलफेयर स्टेट है ना, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच स्टेट क्या है, इट इज प्लेज अ की रोल इन प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ सिटीजन्स। हाँ पे यही बात चलती है, द स्टेट इज एवरीवेयर एंड इट लीड हार्डली अ गैप। कैसे, क्योंकि जो स्टेट क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रमोशन करती है, किस चीज की, सोशल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द सिटी। ये किसके इक्वली बेस्ड है, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात करिए। वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे वेलफेयर स्टेट एम्स टू, उसका एम क्या है, तो हमें पता होगा वहां पे मैनेजमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, तो ये चीज के बारे में। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वेलफेयर ऑफ स्टेट है ना, प्लेज अ की रोल इन प्रोटेक्शन एंड promotion of social and
economic well-being of citizen. Well-being of citizen. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर है ए, वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ये किसके बारे में आ रहा है, द मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो करनी है, तो इसका देख लेते हैं स्टेटमेंट। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। कंफ्यूजन नहीं हो जाए तो इसका जो मेन फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंसी के रिगार्ड में है, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मेन फीचर यही होता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव का भी हेड वही होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वेयर एज प्रेसिडेंट में दोनों के, लेजिस्लेचर के भी और एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है, प्रेसिडेंट ही है। ही ऑल्सो अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वेयर एज यहाँ पे उल्टा है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अपॉइंट मतलब इनकी रिकमेंडेशन होती है, अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। एंड ही कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जब तक पावर में है तब तक ठीक है, अदरवाइज डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ये सब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो फर्स्ट कहाँ पे थी, फर्स्ट एमर्ज इन अमेरिका। तो जिसके की फीचर्स है वो कुछ हम देख ले, तो इट फर्स्ट emerged in America। ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंसी इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये भी हमें बताना चाहिए। अमेरिकन जो प्रेसिडेंसी है, अमेरिकन प्रेसिडेंसी regarded as oldest and purest form of presidential government। Presidential government। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है पूरे गवर्नमेंट की वो प्रेसिडेंट के पास होता है, एंड ही इज इनडायरेक्ट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। पर लेकिन आपको पता है हमारे इंडिया में, मतलब इंडियन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, वहां पे भी यहाँ पे भी ऐसा ही है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो, पर जो हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स होते हैं ना वो उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन रीजन वाला है। फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया एंड इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। इसमें ये बताना है हमें, फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, एंड इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट, ऐसा भी नहीं है। इंडिया इज बोथ फेडरल एंड यूनिटरी, दोनों के फीचर्स इसमें मिक्स हैं। तो इंडिया इज नॉट अ कंप्लीट फेडरल सिस्टम, हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिकॉज सम ऑफ द प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यूनिटरी करेक्टर है। तो इसका एक बार आंसर देखें तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिकॉज इंडिया एक कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है, इज नॉट कंप्लीट फेडरल सिस्टम but have some unitary character। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही लिखा है कि यहाँ पे फेडरल है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और फेडरलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, ये बात सही है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये जब हमने एक बार, जब मैंने आपको उस टाइम पे, जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ी थी, तब हमने बी आर अम्बेडकर का सेइंग पढ़ी थी ना, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, इसमें क्या है, जो केसी वेयर है ना, केसी वेयर, केसी वेयर, ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। केसी वेयर ने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वासी फेडरल, एज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। और कई बार ये सीधा डायरेक्ट आ जाता है कि हु ऑफ द
हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ क्वासी फेडरल, तो उसका आंसर होगा केसी बियर, तो इसलिए हमें ये याद रखना है। और ये किसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच यूनिटरी एलिमेंट आर फाउंड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। अब हमें बताना है यूनिटरी एलिमेंट, मतलब यूनिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं हमें वो बताने हैं जो कि हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में मिलते हैं। तो अगर हमें ध्यान दें, सबसे जो यूनिटरी है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कैसे हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की तो बात ही नहीं, जब यूनिटरी की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन होता तो सोच इसका आंसर हो जाता, पर नहीं होता। तो इसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। देखो फिफ्थ अगर नहीं है तो फिफ्थ को काट दो। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रिजिड गवर्नमेंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी में देखो फोर्थ है, फोर्थ यहाँ पे एक में ही है, तो इसका आंसर होगा डी, 4, 6 एंड 7, 4, 6 एंड 7। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट्स अप्रूवल ऑन स्टेट बिल, अब स्टेट के बिल पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए तो वो कहीं ना कहीं यूनिटरी एलिमेंट तो है ही। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ अ फेडरेशन। फेडरेशन के यूजुअल फीचर्स हैं, जैसे टू गवर्नमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाइकैमरलिज्म, ये फेडरल फीचर्स हैं। पर लेकिन कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर में यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब हमारे यूनिटरी फीचर्स हैं। तो इन्हें जरूर मतलब हम इनको अगर पढ़ लेते हैं ना तो हमारे आंसर जो है वो निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे रिटन, रिजिड एंड सुप्रीमेसी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ये हमारे फेडरल के, ये हमारे फेडरल का था फीचर। तो वन वन हमें जैसे ही काटा हमें पता चल गया हमारा ये आंसर तो नहीं होगा। रिजिड टू और टू काटा तो हमें ये पता चल गया था हमारे ये आंसर्स तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। तो 4, 6 एंड 7, 4 से आइडिया लग जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो रही है, तो इसका आंसर होगा डी, 4, 6 एंड 7। अगर हम फीचर्स की बात करें तो एक बार देख लेते हैं। फेडरल, फेडरल फीचर, फेडरल फीचर हो गया टू गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एंड बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म। और अगर हम यूनिटरी फीचर बात करें, यूनिटरी फीचर्स में आता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर की बात चल रही है, यूनियन की बात चल रही है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, सेंटर का अलग और स्टेट का अलग ऐसा नहीं है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप की बात करें हमारा, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, गवर्नर बाय द सेंटर, एक तो यही है, और ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट को वही बात माननी पड़ती है जो सेंटर कहते हैं, ये चीज, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं, अगर हमें इनमें से मतलब ये हम सारे याद कर ले तो वेल एंड गुड है। इसमें से हम इजीली जब हमारा क्वेश्चन आता है तो हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फेडरल है, कौन सा यूनिटरी। अब ऑब्वियस सी बात है जो सेंट्रल के फेवर में होंगे वो यूनिटरी फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट। द Constitution introduces a federal system as the basic structure of the government. Okay, that is a strong admixture of a unitary bias. ये बिल्कुल अभी हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, तो इसका स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल ठीक है। फिर both the union and state legislatures are sovereign. अच्छा, the legislative, financial and judicial power have been divided between the union and its unit. तो अगर हम देखें तो इसका स्टेटमेंट टू तो बिल्कुल करेक्ट है।
अगर हम देखें यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं है, दे आर समवेयर इंटर रिलेटेड। तो 3 तो बिल्कुल गलत, 3 गलत हो गया, तो ऑल द 4 ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर कंसेप्ट क्लियर और एलिमिनेशन टेक्निक लगाएं तो वी आर वेरी नियर टू आर आंसर। 50-50 हो सकता है, बट लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें पूछा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बाइस। अभी आपने देखा कि फेडरल फीचर्स तो हैं, उसके साथ साथ हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ यूनिटरी बाइस। तो 1 एंड 2 इसका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इंट्रोड्यूसेस अ फेडरल सिस्टम, एक बेसिक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, ठीक है, जहां कहीं क्या पे देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने कहाँ पढ़ा था? 7th शेड्यूल में, जब हमने शेड्यूल पार्ट्स वाला वीडियो किया था लेक्चर, उसमें 7th शेड्यूल में हमने डिवाइड किया था, जो आर्टिकल 245 से 255 तक है, आर्टिकल 245 से 255 है, विच इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। जैसे सिंगल सिटीजन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस बाय प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब तो हमारे यूनिटरी में आ गए। इमरजेंसी आर्टिकल 250 की बात हो रही है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट एनी मैटर ऑफ द स्टेट, ये आर्टिकल 249 की, ये एक यूनिटरी सिस्टम दिखाता है, तो आंसर 2 भी बिल्कुल ठीक है। और फिर जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 है इस बेसिस पे तो करेक्ट है, पर अगर हम 3 और 4 की बात करें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके पास अलग से रेफरेंस तो नहीं है ना किसी फॉरेन का, डिफेंस मैटर का, तो ये सब किसके अंदर आता है? यूनियन पार्लियामेंट के अंदर आता है। ओनली यूनियन इज सोवरन, नॉट द स्टेट। यूनियन इज सोवरन, नॉट स्टेट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। अगर यहाँ होता कि यूनियन जो है वो सोवरन है तो ये ठीक हो जाता। देयर इज ओनली अ हायरार्की इन द जुडिशियल सिस्टम। हमें पता है लोअर कोर्ट है, हायर कोर्ट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हायर कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, तो ये हायरार्की है। ये स्टेट लेवल में ऐसे नहीं है, हर स्टेट में ऐसे नहीं है, ये एक ओवरऑल हायरार्की है जुडिशियल सिस्टम की, डिवीजन नहीं है जुडिशियल पावर का, ठीक है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। 1 and 2 और 4th और जो 3 and 4 स्टेटमेंट है वो इसलिए गलत है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हु हैज प्रपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? ये जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी है ये किसने कहा था? माई एम्फोसिस ऑन दिस की जो सेइंग है कि किसने क्या कहा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार ये सिर्फ द फॉलोइंग में आ जाते हैं और डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, इनको छोड़ने से जो मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ हो जाते हैं वहां इसलिए पीछे रह जाते हैं। इसीलिए ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। तो सपोज इसमें एक और नाम है, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी जी एंड जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण, उन दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया था, उन दोनों ने ही ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी कही थी, ठीक है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बारी क्वेश्चन, फिर जो मुझे लगेगा, जो मुझे याद आता रहेगा सेइंग्स कुछ इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता दूंगी, पर ये याद रखो जैसे पार्टी लेस डेमोक्रेसी किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने एंड जयप्रकाश नारायण ने। अगर यहाँ पे महात्मा गांधी होता और जयप्रकाश नारायण होता और एक ऑप्शन होता बोथ बी एंड सी, तो इसका आंसर बोथ बी एंड सी हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion reason है, the nature of the Indian political system embodies the elements of continuity and change. The Indian political system contains the elements of the following political systems such as modern style, traditional style and saint style. सबसे पहली बात है, इसका आंसर है ए। वो कैसे? अगर हम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो भी स्टेटमेंट दिया होता है उसे समझना। अब देखो जो नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इम्बॉडीज द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। कहीं ना कहीं अब अगर आप मॉडर्न स्टाइल लिखा है जैसे इसमें, तो मॉडर्न स्टाइल का अगर आप ले लो थोड़ा सा, तो जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 है उसमें से हमने काफी प्रोविजंस उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू हो रहे हैं ना, ठीक है। तो वही चीज ये कहना चाह रहा है। फिर उसका रीजन भी देता है, कैसे कि हमने मॉडर्न स्टाइल से लिया है, कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल, ऑब्वियस है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और सेंट स्टाइल मतलब जो उस टाइम पे सूफी सेंट्स वगैरह, उस टाइम पे जो कुछ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रिफ्लेक्ट करता है, वो यही कहना चाहते हैं, और ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2020 में, 2020। कई बार पता है क्या होता है, पीवाई क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार 2020 का पूछा, मे बी 2025 में पूछा जाए, नहीं। और क्या होता है, जो 2018 से लेके 2024 तक अगर आप इस बार 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं,
तो 2024 तक, 2018 से लेके 2024 तक PYQs को अच्छे से एनालाइज करें। मुझे लगता है क्योंकि आधे क्वेश्चन उसमें से इजीली बन सकते हैं, करंट तो छोड़ो, लेकिन हाँ स्टैटिक का पोर्शन है उसमें आपके गलत नहीं होंगे अगर आप उसको सही से एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर तो हो गया ए। ये एक और सेइंग वाला ही क्वेश्चन आ गया कि किसने कहा था। ठीक है, हु कॉल द इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दोबारा से, तो ये कहा था जी ऑस्टिन ने, जी ऑस्टिन ने कहा था। फिर था, मैंने आपसे पहले ही बताया था, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। ये किसने कहा था? केसी बियर ने कहा था, केसी बियर ने कहा था। इंडिया इज अ क्वासी क्वासी फेडरल स्टेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। इन रिलेशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये किसने कहा था? ये भी केसी बियर ने कहा था। ठीक है, केसी बियर was of the opinion that Indian constitution is a quasi federal constitution। ये तो हमने अभी पढ़ा ही है। He said, उन्होंने कहा था कि Indian constitution establishes a good balance between rigidity and flexibility। rigidity भी है, स्ट्रॉन्गनेस भी है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस। ठीक है, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय सिंपल मेजोरिटी और कुछ स्पेशल मेजोरिटी से। तो एक गुड बैलेंस है सब चीजों के बीच में। तो ये किसने कहा था? केसी वियर ने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अभी हमने ऊपर, अभी सेकंड ही हमने शायद किया था, तो उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमने जब बताया, नहीं, जब हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा मॉडल ब्रिटिश मॉडल से डिफरेंट कैसे है। उन्होंने क्या कहा था कि उनका पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हमारे यहाँ पे क्या था? लिमिटेड। लिमिटेड याद रखना। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, a government whose head enjoys a nominal powers, a government whose head enjoys a real powers, and a government limited by the term of the constitution। बिल्कुल सही है, डी। आंख बंद करके ये आंसर है अगर आप इसे सही से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, गवर्नमेंट लिमिटेड किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जब बेसिक स्ट्रक्चर है कि नेशन को कैसे चलाना है, तो वी विल गो विद दैट ओनली। ओके, बिना अपना कोई दिमाग दौड़ाए। इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। इट डिफाइंस दैट अ गवर्नमेंट की अथॉरिटी इट इज डिटरमाइंड बाय अ बॉडी ऑफ लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं यहाँ से डेफिनेशन लिखूं तो वो यही है, इट डिफाइंस दैट a government's authority is determined by body of laws or constitution। ठीक है, although constitutionalism is sometimes regarded as a synonym for the limited government। ठीक है, बट ऐसा कहा ही जाता है। बट लेकिन आप इसका आंसर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर, जहां मुझे लगता है कि लिमिटेड अगर वर्ड लिखा आ रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की, अगर डिफिनेशन में लिमिटेड कहीं भी लिखा है तो उसका आंसर लिमिटेड गवर्नमेंट ही होगा। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था शायद यूपीएससी में, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन, तो उसमें पूछा हुआ था शायद गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी, लिमिटेड, तो उसमें आंसर था लिमिटेड गवर्नमेंट। तो उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, एंड इसका देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म। अब कौन से इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है? इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। मेरे हिसाब से, क्या सबके हिसाब से इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जो इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, रीजनल काउंसिल, यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम या ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सभी के सभी वेरी नेसेसरी है टू प्रमोट द यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी इन इंडियन फेडरलिज्म। ये क्या करता है? एक शेप देते हैं टू द इंडियन फेडरलिज्म। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल है, वो किसके अंडर है? आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के अंडर है। जो उसका एम क्या है? वो डिस्कस करता है, इन्वेस्टिगेट करता है पॉलिसीज को, सब्जेक्ट्स को, जो जिसका डिस्प्यूट्स अमंग, और ये कॉमन इंटरेस्ट होता है किसी स्टेट के बीच में, मतलब इट इज अ इंटर स्टेट, दो स्टेटों के बीच में अगर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना है,
उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है या उनके बीच में डिस्प्यूट है, तो वो किसके अंडर है? इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 है। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इट इज एन एपेक्स बॉडी जो क्या करती है? डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द डेवलपमेंट मैटर्स, ठीक है, एंड इट इज प्रिजाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अपेक्स बॉडी है एंड प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280, हमें याद रखना है आर्टिकल 280 के अंडर है। देखो ऐसे अगर हम ध्यान देंगे ना, अगर हम सुनते भी रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कल भी कि जो आर्टिकल्स वाला पोर्शन है ना, वो हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर हमें कम से कम थोड़े बहुतों के भी उन ऑप्शंस में से आर्टिकल्स पता होते हैं ना, तो हमारा एलिमिनेशन मेथड यूज करके आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, और उसका काम क्या है? टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, ठीक है। यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, फिर हाई कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। फिर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 आर्टिकल, ठीक है। इसलिए ये आप आर्टिकल्स भी याद रखिए। और आज का हमारा यही सेशन ये कंप्लीट होता है, तो इसमें हमने गवर्नेंस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। जो भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है मैंने वहां पे आपको बता दिया, और जो रिपीटेडली पूछे गए हैं बार बार, अब मैं हर एक क्वेश्चन को जो रिपीटेड फॉर्म में है वो तो देखो नहीं हो सकता पॉसिबल, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा अराउंड 90 to 100 120 क्वेश्चंस को कराना, ठीक है। लेकिन वो क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। और अगर हम रिपीटेड का वर्जन देखें तो इट्स अराउंड 17 to 20 क्वेश्चन इतने ही थे। मतलब इतने क्वेश्चन रिपीट कर करके, मतलब अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म में हमसे पूछे गए थे। कुछ जो फैक्ट्स थे एडिशनल वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, और एक बार आप इसे जरूर देखें। और अगर आप चैप्टर के बाद इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हैं। नहीं तो इसके बाद अगर चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोकस एरियाज कौन कौन से होने चाहिए इसमें। तो मिलते हैं हम कल लेक्चर 6 में, एंड हम उससे स्टार्ट करेंगे, अपने आर्टिकल 1 से हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप अगर दोनों छोटा होगा तो हम उस दोनों को साथ ही लाएंगे, बिकॉज हमारा टारगेट रहेगा कि थोड़ा बहुत यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पहले हम एक बार पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें, जिससे हमारा थोड़ा वहां पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो विल मीट यू इन टुमारो. Do like, share, and subscribe.